तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है डिटेक्टिव को, जो कि हमारी बीवी के पास आकर बोल रहे होते हैं तो थैंक यू इसकी लाइफ बचाने के लिए। तो बीवी बोलती कि क्या तुम लोग दोनों एक दूसरे को जानते हो? तो डिटेक्टिव बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, ये मेरी क्लाइंट है। उसके बाद डिटेक्टिव अपनी क्लाइंट को बोलता कि तुम्हारा मौत बर्बाद चल जाता अगर तुम उस मैन के लिए अपनी जान देती तो वो बेचारी गर्ल पहले से काँप रही होती है और बहुत रो रही होती है और बोलती है कि हमारी शादी को 6 साल हो गए थे और मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया, मेरे से जितना हो सकता था मैंने सब कुछ किया, पर बावजूद इसके उसने मेरे से चीट किया और साथ में डिवोर्स देने के बारे में भी बोला। और ऐसे बोल बोल के वो बहुत रो रही होती। तो हमारी बीवी बोलती कि अगर तुम उसके लिए मर जाती तो उसे कुछ भी बुरा फील नहीं होता और वो तो चाह ही रहा था कि तुम उसके लाइफ से हमेशा के लिए निकल जाओ, और अगर तुम मर भी जाती तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बल्कि उसका रास्ता क्लियर हो जाता। तो क्या तुम यही चाहती थी कि उसका सपना पूरा हो? तो वो लड़की रोते रोते बोलती कि तुम लोग आखिर मेरी फीलिंग्स को कैसे समझ सकती हो। उसके बाद वो अपना स्टोरी बताती और कहती है कि जब उसके पास कुछ भी नहीं था तो मैं अपने पेरेंट्स के घर को छोड़कर उनसे लड़ाई करके उसके पास रहने आ गई, और हमने साथ में कितना कुछ सहा, फिर भी हम लोग हमेशा खुश रहते थे। और उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे हमेशा खुश रखेगा और लाइफ के एंड तक कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा और ना ही चेंज होगा। और ऐसे बोल बोल के वो रोया भी था मेरे लिए, और मैं उसके सबसे बुरे टाइम में भी उसके साथ थी। लेकिन जब हमारा सिचुएशन अच्छा हो गया और हम लोग पैसे से स्टेबल हो गए तो अपने लिए कोई नई लड़की लेकर आ गया जो बहुत सुंदर थी। उसके बाद वो उससे शादी करना चाहता था और उसके साथ ही रहना चाहता था, और वो उस लड़की के लिए मुझे छोड़ दिया। और ऐसे बोल बोल के वो रो रही होती है। तो हमारी बीवी ये सब सुन के बोलती कि मैं समझ सकती हूँ, एक्चुअली मेरी भी एक ऐसी फ्रेंड थी जिसके साथ ऐसे ही कुछ हुआ था, और मेरी दोस्त और उसके हस्बैंड अडल्ट होने के बाद नहीं मिले थे बल्कि वो लोग बचपन से एक साथ ही थे। तो ये सुन के वो गर्ल सोचती है और बोलती है, तो वो गर्ल बोलती है कि इसका मतलब वो लोग दोनों साथ में ही बड़े हुए, पर उसका हस्बैंड उसके साथ चीट क्यों किया? तो वीवी बोलती कि सबको ऐसा ही लगता था कि वो लोग दोनों परफेक्ट कपल है और हमेशा वो लोग दोनों साथ में खुशी रहते हैं, पर सिर्फ वही जानती थी कि वो कितना ज़्यादा दुखी थी। पर वो हमेशा अपने आप को यही दिलासा देती थी कि वो लड़का उसके लिए परफेक्ट है और वो उसके साथ खुश है, और वो लड़का उससे बहुत प्यार करता था। पर उसे क्या पता था कि वो जिससे प्यार करती है वो उसे प्यार कभी करता ही नहीं था। पर बेचारी इतनी इनोसेंट थी कि वो हमेशा उसके लिए कुक करती, लंच बनाती और उसे जाकर पहुंचाती, चाहे कैसा भी मौसम रहे, चाहे बारिश ही क्यों ना आ रही हो। पर वो उसका कभी केयर ही नहीं करता था बल्कि वो दूसरी लड़की का केयर करता था। उसके बाद बताती कि वो अपने हस्बैंड के मिस्ट्रेस के लिए जेल जाने के लिए भी तैयार हो गई थी, क्योंकि उसका हस्बैंड उससे कहा था कि जेल जाओ, और वो मान भी गई सिर्फ अपने हस्बैंड के प्यार के लिए, क्योंकि उसे लगता था कि उसके हस्बैंड की नज़र में वही उसकी सबसे बड़ी दुनिया है। तो ये सब सुन के वो गर्ल बोलती कि वो लड़की कितनी पागल थी, उसे पता ही नहीं चला कि उसका बॉयफ्रेंड कितना बुरा है। उसके बाद बोलती कि वो इतनी पागल कैसे हो सकती कि अपने हस्बैंड की मिस्ट्रेस के लिए जेल चली गई, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। तो बीवी बोलती कि हाँ वो पागल तो थी, पर अपना बताओ तुम क्या कर रही हो अभी इस टाइम? तुम तो उस बुरे लड़के के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो गई, जबकि वो चीटिंग किया था तुम्हारे साथ, फिर भी तो तुम भी तो स्टूपिड हुई ना, बताओ हुई कि नहीं? तो वो गर्ल बोलती कि हाँ मैं भी स्टूपिड हूँ, पर मैं अपने हस्बैंड के मिस्ट्रेस के लिए कभी जेल नहीं जाती। उसके बाद बोलती कि मैं अपने हस्बैंड से रिवेंज ज़रूर लूँगी। उसके बाद बोलती कि अच्छा बताओ तुम्हारी दोस्त के साथ आगे क्या हुआ, क्या वो ब्रेकअप कर ली उस आदमी के साथ जिसने उसे चीट किया था? तो बीवी बोलती कि नहीं, बल्कि वो उसे शादी कर ली, क्योंकि उसे सच तो नहीं मालूम था। तो ये सुन के वो गर्ल को और गुस्सा आता है और वो बोलती कि क्या क्या तुम्हारी दोस्त उसे शादी कर ली, ये भी जानते हुए कि वो लड़का उसे कितना ज़्यादा बुरा ट्रीट किया था? क्या तुम्हारी दोस्त इतनी बेवकूफ़ थी? तो बीवी बोलती है कि वो जानती तो थी, पर उसने चूज़ किया कि वो उस पर ट्रस्ट करेगी और प्यार करेगी, क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो उसे प्यार करेगी तो एक ना एक दिन वो उसे बदल सकती है और वो भी उसे प्यार करेगा एक दिन। बस वो इसी ट्रस्ट पे सब कुछ सहते गई। पर उसे क्या पता था कि एंड में उसे कितना भारी कीमत चुकाना पड़ेगा। वो लास्ट में ये हुआ कि उसका फैमिली पूरा तरह से बर्बाद हो गया और उसके बॉडी में बहुत सारी इंजरीज थी, और उसे ये भी नहीं पता था कि उसे कहाँ रहना, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं था, ना घर, ना फैमिली, ना कुछ। पर बीवी की बातें डिटेक्टिव भी बड़े ध्यान से सुन रहा होता है और कुछ कुछ सोच रहा होता है। उसके बाद वो गर्ल हमारी बीवी से पूछती है कि क्या सच में उसके बचपन के दोस्त ने उसके साथ ये सब किया था, क्या ये सच है? तो बीवी बोलती कि हाँ ये सब कुछ सच है। तो वो गर्ल बोलती कि कोई इतना क्रूएल कैसे हो सकता है? तो बीवी बोलती कि सारा गलती तो उसके बचपन के दोस्त का नहीं है, बल्कि कुछ गलती उसका भी है। अगर वो उस पर अंधा विश्वास नहीं की होती और अपने फीलिंग्स को कंट्रोल में रखी होती तो शायद आज उसका लाइफ कुछ अलग होता और वो लाइफ के दूसरे पार्ट पे भी हो सकती थी।
क्योंकि मुझे लगता है कि इस लाइफ में हम लोग जैसा डिसीज़न लेंगे हमारा लाइफ भी उसी ओर आगे बढ़ेगा। तो हमारा डिसीज़न बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमें सोच समझ के लेना चाहिए। तो वो गर्ल कुछ कुछ बोलने का ट्राई कर ही रही होती, तभी बीवी बोलती है कि एक राइटर ने ये कहा है कि मैं प्रतिदिन इस सन को देखने के लिए इस धरती पे आया हूँ और इस वर्ल्ड में सबको अपना हैप्पी लाइफ चुनने का और जीने का हक है। उसके बाद बीवी उस गर्ल को बोलती है कि मुझे पता है कि तुम पास्ट में बहुत सारा गलती की हो, पर तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है कि तुम फ्रेश स्टार्ट कर सकती हो। तो बीच में डिटेक्टिव अपने क्लाइंट को बोलती है कि गर्ल, अगर तुम अपने आप को मार लोगी तो वो कमीना तुम्हारा हस्बैंड तो खुशी होगा और वो तुम्हारे और तुम्हारे पेरेंट्स के मेहनत किए हुए संपत्ति पे ऐश करेगा उस मिस्ट्रेस के साथ। तो क्या तुम चाहती हो कि वो ऐसे खुशी से उस मिस्ट्रेस के साथ तुम्हारी संपत्ति पे ऐश करे? क्या तुम ये देखना चाहती हो? तो वो गर्ल रोते रोते बोलती कि नहीं, मैं नहीं देखना चाहती। तो क्लाइंट बोलता है तो हाँ, तुम समझ गई ना कि अब तुम्हें क्या करना चाहिए। उसके बाद बोलता कि डोंट वरी, मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा और मैं उस कमीने का सारा एविडेंस कलेक्ट करूँगा ताकि कोर्ट में तुम्हें इजीली हेल्प मिल सके। उसके बाद बोलता कि मैं तुम्हारे लिए एक टॉप लॉयर का भी इंतज़ाम करूँगा। तो अब तुम टेंशन मत लो और बस आराम से अपना लाइफ एंजॉय करो। और तुम टेंशन मत लो क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड को डिवोर्स के बाद एक भी चीज़ नहीं मिलेगा तुम्हारा। तो वो गर्ल को ये सब सुन के अच्छा लग रहा होता है और वो बोल रही होती है कि थैंक यू, आप लोग ने मेरा बहुत हेल्प किया। और वो मोटिवेट होके जा रही होती है और फिर से थैंक यू बोलती है। तो डिटेक्टिव उससे बाय बाय बोलता है और बोलता है कि तुम अपना ख्याल रखना और ज़्यादा कुछ भी मत सोचना। उसके बाद हमारी बीवी डिटेक्टिव से बोलती है कि मेरे से जितना हो सकता था मैंने उसके लिए किया, पर अब उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसे अपना नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगी और इस सिचुएशन को कैसे संभाल सकती है। पर मुझे पूरा यकीन है कि वो सब कुछ संभाल लेगी। उसके बाद डिटेक्टिव हमारी बीवी को देख के सोच रहा होता है कि मेरे रिसर्च के अनुसार मुझे लगता है कि बीवी ने अपनी दोस्त के बारे में जो कहानी बताई है ये इसकी खुद की हो सकती है। वैसे भी इसका फेस देख के कोई ये नहीं बोलेगा ये कहानी सुनाते टाइम ये किसी और के बारे में आर्टिफिशियल स्टोरी सुना रही थी, बल्कि इसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे खुद का ही सुना रही हो। उसके बाद बीवी डिटेक्टिव को बोलती कि हाँ, मुझे याद आया, मुझे आपसे किसी के बारे में जांच पड़ताल करवानी थी। तो डिटेक्टिव बोलता कि हाँ बताओ, किसके बारे में। तो हमारी बीवी बोलती कि मुझे अपनी सिस्टर एवलिन लायोट के बारे में पता लगाना है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ट्रिस्टन के साइड, जो कि डिटेक्टिव से बात कर रहा होता है और पूछ रहा होता है कि बीवी ने जिस गर्ल के बारे में मेंशन किया था क्या उसके बारे में तुम्हें कुछ पता चला। तो डिटेक्टिव बोलता है कि बॉस, मैंने उसके बारे में सब कुछ चेक करने का कोशिश किया, उसके बारे में उसके क्लासमेट, उसके रिलेटिव सबसे पूछा, पर अभी तक उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। उसके बाद बोलता कि बीवी के टोन से तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो गर्ल उसके बहुत क्लोज है या फिर कुछ तो मिस्ट्री है यहाँ पे। और ट्रिस्टन डिटेक्टिव से बात कर ही रहा होता है, तभी उसे बीवी का मैसेज आया होता है जिसमें लिखा होता है कि मैं अपना डिसीज़न ले चुकी हूँ कि मुझे इंगेजमेंट तोड़ना है, इसलिए मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहती हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि दूसरा दिन हो चुका है और ट्रिस्टन के ऑफिस को दिखाया जाता है, जहाँ पे बाहर से आवाज़ आ रहा होता है कि मिस्टर लॉसन, मिस मुर्रे आपसे मिलने आई है। तो ट्रिस्टन बोलता है कि उसे अंदर आने दो। उसके बाद हमारी बीवी अंदर आ जाती है और बोलती है कि अंकल ट्रिस्टन, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है और मुझे यकीन है कि आप मेरे इंगेजमेंट तोड़ने को लेके मेरा सपोर्ट करोगे। तो ट्रिस्टन बोलती कि क्या तुम सच में सोच लियो कि ये तुम्हारा फाइनल डिसीज़न है। तो हमारी बीवी बोलती कि हाँ, मैं सोच ली हूँ। तो ट्रिस्टन बोलता है कि तुम इंगेजमेंट तोड़ने का कितना प्राइस लोगी, और मन में सोचता है कि चलो अब मुझे पता चलेगा इस टेस्ट से कि क्या ये हमारी कंपनी के शेयर के बारे में जानती है या नहीं। उसके बाद हमारी बीवी सोच रही होती है कि ये किस प्राइस का बात कर रहा है। तभी ट्रिस्टन बोलते कि क्या तुम्हें अपने नाम से कुछ चीज़ खरीदवाना है, जैसे प्रॉपर्टी वगैरह, तो मैं तुम्हें ख़रीद के दे सकता हूँ। तो बीवी बोलती, पर उसके बाद सोचती कि इसके कहने का क्या मतलब है, आखिर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी ट्रिस्टन बोलता कि 100 मिलियन ये मेरा प्राइस है, क्या तुम इंगेजमेंट तोड़ने को लेके 100 मिलियन लेना चाहोगी। और मन में सोचता है कि अगर इसे 10% शेयर के बारे में पता होगा तो ये पक्का भी रिफ्यूज़ करने वाली है, क्योंकि 10% शेयर में बहुत पैसा आता है, जबकि 100 मिलियन कुछ भी नहीं है, बहुत कम है। तो अगर ये शेयर के लिए इंगेजमेंट तोड़ना चाह रही है तो अभी मुझे तुरंत पता चल जाएगा, क्योंकि मेरा ये 100 मिलियन वाला प्रपोज़ल रिजेक्ट कर देगी और नहीं लेगी। उसके बाद हमारी बीवी बोलती कि अंकल ट्रिस्टन, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? क्या आप मुझे 100 मिलियन देंगे? ये तो बहुत ज़्यादा है, अगर मैं खुद को बेच दूंगी तो भी मुझे इतने पैसे नहीं मिलेंगे। और मन में सोचती कि ओ शिट, मैं कैसा नॉनसेंस बात कर रही हूँ, मुझे ऐसे बात नहीं करना चाहिए। तो ट्रिस्टन ये सब सुन के बोलती कि मिस मुर्रे, तुम्हें खुद को बेचने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम अपने आप को जितना कम समझती हो उससे कहीं ज़्यादा तुम मूल्यवान हो, जिसके बारे में तुमको पता तक नहीं है।
तो हमारी बीवी कुछ कुछ बोलने का ट्राई कर ही रही होती, तभी चार्ल्स वहाँ किसी तरह से पहुँच जाता है, जिसको देख के गार्ड पैनिक कर जाता है और बोलता है कि मिस्टर लॉसन, मैंने चार्ल्स को बहुत रोकने की कोशिश की, पर वो इसी तरह ज़बरदस्ती मीटिंग के बीच में आ गया। तो गाइस चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अब आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है और आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।